एवरीवन, फाइनली जो एग्जाम था वी कैन से CSIR जून 2020 और नवंबर 2020 वो कंडक्ट हो चुका है। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, बिकॉज एग्जाम इस बार प्रिपरेशन के लिए बहुत टाइम मिला था। यूजली एग्जाम 6 मंथ्स बाद कंडक्ट होता है, बट बिकॉज इस बार टाइम इंटरवल ज़्यादा था प्रिपरेशन के लिए एंड एग्जाम भी बार बार पोस्टपोन हो रहा था, तो एक्सपेक्टेड था कि उसका लेवल थोड़ा सा अप होगा प्रीवियस ईयर एग्जाम से। एंड इट वाज लाइक एज एक्सपेक्टेड, थोड़ा सा एग्जाम ट्रिकी बनाया हुआ था। तो जैसे रिव्यूज है बिल्कुल सही है कि एग्जाम थोड़ा सा ट्रिकी था। रीजन यही है कि एग्जाम बार बार पोस्टपोन हो रहा था, फिर स्टूडेंट्स भी ज़्यादा थे अटेम्प्ट करने वाले। तो टॉकिंग अबाउट द एग्जाम एनालिसिस, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है चैनल पे जो आप चेक कर सकते हैं। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो एग्जाम में आए थे। देयर विल बी सीरीज 3-4 वीडियोस होंगी, आप उनको चेक कर सकते हैं और उनमें आई विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस एंड द राइट अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास वो ये था। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ये टेबुलर फॉर्म में डाटा गिवन था और हमें क्या करना था, इसमें ऑर्डर प्रेडिक्ट करना था। तो ऑर्डर प्रेडिक्ट करने वाले क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। लाइक जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सो टॉकिंग अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की बात की जाए तो देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में हमारे पास एक हम बेसिक यूज करते हैं कि इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन विल बी कंज्यूम्ड इन इक्वल टाइम। ओके, सो इक्वल कंसंट्रेशन इक्वल टाइम में कंज्यूम होनी चाहिए थी, बट देखो 0.2 कंसंट्रेशन 1 मिनट में कंज्यूम हुई है और उसके बाद 0.42 मिनट्स में होनी चाहिए थी, बट इसको 5 मिनट्स लग रहे हैं। तो ये अप्रोच हम यूज नहीं कर सकते कि इक्वल कंसंट्रेशन इज नॉट कंज्यूम्ड इन इक्वल टाइम, तो इसलिए ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन कट हो गया। देन इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या कहता है, इक्वल फ्रैक्शन ऑफ द रिमेनिंग कंसंट्रेशन, मतलब जो कंसंट्रेशन यहाँ पे है एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसका जो फ्रैक्शन है जितना कंज्यूम हुआ उसके लिए जो टाइम पीरियड है वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो अगर उसका 10%, ठीक है यहाँ पे क्योंकि 20% है 20 ले लेते, अगर उसका 20% 1 मिनट में कंज्यूम हो रहा है तो फर्दर इसका 20% भी 1 मिनट में कंज्यूम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा, तो ये चीज भी यहाँ पे फॉलो नहीं होती। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन तो कट हो गया कि जीरो भी नहीं हो सकता और फर्स्ट भी नहीं हो सकता। देन वी विल फाइंड आउट द आंसर कि अब सेकेंड और थर्ड में से हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो करके देखनी पड़ेगी कैलकुलेशन। तो इफ वी टॉक अबाउट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन होता है, KT इक्वल्स टू दिस, ये एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो अगर इसको हम यूज करके दो केसेस में हम इसको सॉल्व करेंगे, दोनों टाइम अगर हमारे पास K की वैल्यू सेम आती है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आती है, तो इट मींस हमारी ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की हो जाएगी। अगर ये नहीं सही आता तो ऑब्वियसली वो थर्ड ऑर्डर की हो जाएगी। ठीक है, सो कंसीडरिंग दिस, A नॉट हमारे पास कितना है 1 और AT कितना है 0.8, तो इसके लिए टाइम कितना लग रहा है 1 मिनट। सो K will be 10/8 minus 1, so that will be 5/4 minus 1, so that will be 1/4. ओके, एक केस के लिए K की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। नाउ कंसीडरिंग द सेकेंड केस, अब अगर मैं A नोट को तो 1 ही रखूं, ठीक, ये वाली मैं ये और ये वाले केस को सॉल्व करूं, तो मेरे पास क्या आएगा, KT TS 4 मिनट्स इक्वल्स टू 1/80। 80 कितना है 0.5 माइनस 1, सो इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 2 minus 1, so that will be 1, so K equals to 1/4। यहाँ से भी K 1/4 आया, यहाँ से भी K 1/4 आया, मतलब सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन, जो सेकेंड ऑर्डर का हमारे पास ये इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है हमारा गिवन डाटा। सो इससे हमें पता चलता है द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2 एंड दैट इज द करेक्ट
आंसर। ओके, सो ये यहाँ पे बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग सो इट्स टेकिंग दिस मच टाइम, बट अगर आप इसको एग्जाम में सॉल्व करेंगे so just by looking at the data you can cancel out n equals to 0 and n equals to 1. so 2 और 3 के लिए आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को पुट कर सकते हैं, देन उसमें फिर you can calculate the value of n. okay, so proceeding on to the next question. Okay, so the next question was from surface chemistry. surface chemistry के इस बार एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आए थे, तो जब भी इवन व्हेन आई टीच तब भी मैं यही चीज बोलती हूँ कि ये जो चैप्टर्स है लाइक सरफेस केमिस्ट्री है, पॉलीमर्स केमिस्ट्री है, ये एकदम से स्कोरिंग चैप्टर्स है। इसको अगर आप कर रहे हो तो ये कभी भी लाइक ऐसा नहीं है इसमें से क्वेश्चन इजी आता है, उसको विद इन अ मिनट और 2 मिनट्स यू कैन क्रैक इट। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री, हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट केमिकल एब्जॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट थी? तो 4 ऑप्शंस गिवन थे। एक में बोला गया था कि वो मल्टीलेयर होती है, हमें पता है कि ये मल्टीलेयर नहीं होती है, और भी कुछ ऑप्शंस थे, एंड द करेक्ट ऑप्शन वाज इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शंस की वजह से होती है, एंड दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज वी नो केमिकल एब्जॉर्प्शन हमारे पास केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही होती है। ओके, सो दिस वाज द करेक्ट आंसर। आई थिंक दिस वाज इन 2 मार्क्स, so you can easily grab 2 marks by ticking just this option. So this was the next question of surface chemistry. इसमें हमारे पास क्या था, हमें थीटा गिवन, इसमें the statement was theta equals to 0.5 at 1 पास्कल। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है जब प्रेशर था 3 पास्कल, एंड गिवन था कि आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म से। सो फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म एग्जाम में आपको वर्ड्स 3 दिख गए, तो पहला काम आपको क्या करना है, ये इक्वेशन लिख देनी है Kp इक्वल्स टू थीटा 1 माइनस थीटा, बिकॉज हमें पता है फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, उसका कैसा भी क्वेश्चन आए हमारा इस इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ क्या है, कंसीडरिंग दिस सिचुएशन, थीटा की वैल्यू 0.5 है जब प्रेशर 1 पास्कल है, तो सब्स्टिट्यूटिंग वी विल गेट 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5, 0.5 बाय 0.5 we get k equals to 1। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट थीटा एट 3 पास्कल। k तो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, जो हर एक केस के लिए कांस्टेंट ही रहेगा अगर एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट सेम है, ऐसा कुछ गिवन नहीं था, तो k इज 1। कंसीडरिंग दिस इक्वेशन अगेन हम क्या करेंगे, p इज 3, k इज 1, थीटा 1 माइनस थीटा, सो सॉल्विंग वी विल गेट 3 थीटा equals to theta, 3 equals to 4 theta, and theta equals to 3 by 4 equals to 0.75. So this was the correct option in which the theta comes out to be, means fractional coverage given था वहाँ पे कि fractional coverage कितनी आएगी। So the fractional coverage for this particular condition was 0.75. तो इसका आंसर करेक्ट क्या आ जाएगा, 0.75। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री से यही 2 सिंपल से क्वेश्चंस थे जो अगर आपने एक बार उसको गो थ्रू भी करा होगा तो यू वुड हैव क्रैक्ड इट। ओके, सो नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन फ्रॉम सरफेस फॉर काइनेटिक्स अगेन। तो काइनेटिक्स से ये क्वेश्चन आया था, ऐसा ही सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बस सिर्फ फर्क कितना था कि वहां पे टेम्परेचर डिफरेंट गिवन थे, बाकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट बिल्कुल सेम थी। ऐसा ही एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है, बस वहां पे टेम्परेचर्स डिफरेंट थे। सो अगर आपको ये एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो अलग अलग टेम्परेचर्स गिवन है, तो ऑब्वियसली यू विल यूज द आर्हेनियस इक्वेशन जो 2 अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए करते हैं, दैट विल बी ln K2 by K1 equals to 2.303 EA। अगर हम लोग देख लें तो ये क्या आएगा, R 1 upon T1 minus 1 upon T2। Okay, so using this equation and substituting all the values, because हमें जो EA की वैल्यू थी वो किलो जूल पर मोल में निकालनी थी, so उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट करेंगे, that will be 2 equals to EA we have to find out 8.314, 1 upon T1 कितना हो जाएगा, because corresponding to K1 जो टेम्परेचर है लेस वाला, that is 200 minus 1 upon 300। Okay, so further solving we have 8.314 into 200 into 300 into ln 2 divide by that will be 100। So solving this जो हमारे पास EA की वैल्यू आ रही थी that was 3500।
सो किलोजूल पर मोल में निकालनी है, सो दैट वाज 3.5 किलोजूल पर मोल. सो दिस वाज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिट रहती है सबसे इम्पॉर्टेंट फिजिकल की, उसमें हम फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात करते हैं, तो उससे जो क्वेश्चंस आए थे वो भी सिंपल क्वेश्चंस आए थे और ऐसे क्वेश्चंस थे, मतलब वही पैटर्न फॉलो हो रहा था जो हर ईयर एग्जाम में फॉलो होता है कि क्वेश्चन रोटेशनल का आ गया या क्वेश्चन हमारे पास वाइब्रेशनल का आ गया, तो कुछ गिवन है उससे कुछ मिसिंग वैल्यू निकालनी है, तो वही ट्रेडिशन फॉलो करते हुए हमारे पास जो इस बार क्वेश्चन आया था वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से वो ये था. ओके, सो कंसीडरिंग दिस क्वेश्चन हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी है ये गिवन थी 0 to 1 और 0 to 1 हमें पता है फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है एंड 1 to 2 कॉरेस्पॉन्ड्स टू द होट बैंड. तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको बिल्कुल भी लाइक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का आइडिया नहीं है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको बस ये एक्सप्रेशन लिखना है कि एनर्जी का एक्सप्रेशन इज v प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस v प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा ई एक्सी. ठीक है, इतना किया. उसके बाद जब 1 और 0 पुट करना है तो एक बार तो v को 1 पुट कर दो तो एक्सप्रेशन आ जाएगा, 0 पुट कर दो तो एक्सप्रेशन आ जाएगा, फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर दो E1 माइनस E0. तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है इसको सॉल्व करके दैट कम्स आउट टू बी ओमेगा E1 माइनस 2xe. एंड इफ वी कॉरेस्पॉन्ड टू दिस हॉट बैंड के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या करना है, 1 तो आप ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, अब 2 पुट कर दीजिए, फिर एक इक्वेशन आ जाएगी, डेल्टा E विल बी E2 माइनस E1. ओके, सो ये जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट ओमेगा E1 माइनस 4xe. ठीक है, तो अब हमारे पास ये भी आ गया और ये भी आ गया. ये वैल्यू गिवन है इतनी और ये वैल्यू गिवन है 2116.1. बस क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं. ठीक है, और नीचे वाले को भी सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं. बस व्हाट यू हैव टू डू इज सब्ट्रैक्ट 1 and 2. फर्स्ट माइनस 2 करोगे, ये तो खुद से ही कैंसिल हो जाएगा. दिस माइनस दिस विल बी 2 ओमेगा ई एक्सी. और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट आई थिंक 27 आ जाएगा इसको सब्ट्रैक्ट करके आपका 10 माइनस 10. तो बस उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे ओमेगा ई एक्सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13.5. जस्ट लेट मी चेक. या दिस इज द करेक्ट आंसर. द आंसर कम्स आउट टू बी 13.5 सेंटीमीटर इनवर्स. ओके, ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो यू विल सी एक यही पैटर्न फॉलो करते हैं. क्या होता है कि आपको कुछ भी एनर्जी सेपरेशन गिवन होता है कि इसके लिए इतना है, लाइक 24 सेंटीमीटर इनवर्स गिवन है, कुछ अलग अलग वैल्यूज गिवन होती है, बस कंडीशन चेंज कर देते हैं. जैसे यहाँ पे j इक्वल्स टू 3 से 9 लिखा है, एक बार क्वेश्चन आया था 3 to 6, एक बार क्वेश्चन आया था 2 to 3. तो बस आपको यही यहाँ पे जो की पॉइंट है वो यही है कि आपको ये पता करना है ये 24 को आप किससे इक्वेट करेंगे. तो इफ वी कंसीडर दिस क्वेश्चन हमारे पास j इक्वल्स टू 3, मैं अगर लाइंस ड्रॉ करूं j इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लेट्स सपोज इट इज 9. j इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो दो j लाइंस के दो रोटेशनल लाइंस के बीच की सेपरेशन होती है वो 2b होती है. सो दिस इज 2b. 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमें 3 से 9 चाहिए तो कितना आ गया 2 से 2 मल्टीप्लाई बाय 6 वी विल गेट 12b. 12b कितना है गिवन 24. तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर इनवर्स. बस एक बार अगर आपका रोटेशनल कांस्टेंट सही आ गया तो आपका ये क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता, बिकॉज जो इसमें ट्रिक है वो यही है, जो आपका गलत होने के चांसेस है वो यही रहते हैं. बिकॉज कई बार कोई स्टूडेंट क्या करेगा, इसको 2b के इक्वेट कर देगा तो 12 आ जाएगा, देन आंसर गलत हो जाएगा. ठीक है, सो b की वैल्यू हमारे पास आती है किसके इक्वल, b हमारे पास आया 2 सेंटीमीटर इनवर्स के इक्वल. नाउ वी नो कि b हमारे पास क्या होता है, b इक्वल्स टू h अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC. ठीक है, अगर सेंटीमीटर इनवर्स की बात करें, बाकी सारी चीजें दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए कांस्टेंट है. सो b
P is inversely proportional to I inversely proportional to mu r square, बिकॉज अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करें, दोनों में सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड के लिए बॉन्ड लेंथ हम सेम लेके चलते हैं, तो B is inversely proportional to mu, बस mu का फैक्टर बच जाता है यहाँ पे। तो अब हम क्या करते हैं, B जो हमने निकाला है B1 लिख लेते हैं, ये जो हमें फाइंड आउट करना है मास, किसका मास, जो हमारे पास मॉलिक्यूल गिवन है, गिवन क्या था, ये एनर्जी सेपरेशन हमें गिवन थी 12 कार्बन 16 ऑक्सीजन के लिए, जस्ट लेट मी चेक, या दैट वाज फॉर द 12 कार्बन 16 ऑक्सीजन के लिए गिवन थी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्व कर लेंगे, कैसे, देखो, now let's solve this question. We have B1 equals to 2 centimeter inverse, B2 we have to calculate, mu1 equals to, उसके लिए reduced mass निकालना है, that will be 12 multiplied by 16 अपॉन 12 प्लस 16। वैसे हम ये चीजें नहीं लेते, अगर आपको ये पता है तो हमें जो मास लेना है, बिकॉज हम ऐसा यूनिट में सारा क्वेश्चन सॉल्व करें या सेंटीमीटर की टर्म में, तो अगर आपके पास नॉर्मल दूसरे क्वेश्चन आते, गेट के एग्जाम में आपके पास अगर क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पे इसको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करोगे, बट बिकॉज वी आर टेकिंग द रेशियो, तो रेशियो में एवोगैड्रोस नंबर लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कितना आ जाएगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन 13 प्लस 16, ठीक है, बस अब सॉल्व कर दो, 2 अपॉन B2 दैट वी हैव टू कैलकुलेट, ये आ जाएगा मेरे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन 12 प्लस 16, 13 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन 13 प्लस 16, ठीक है, दिस विल कैंसिल आउट। तो अब हमारे पास क्या बचता है, 12 ये ऊपर चला जाएगा, 29 डिवाइड बाय 28 इंटू 30। सो इफ यू विल सॉल्व दिस, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.90 सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। इस क्वेश्चन को अगर आप एक और चीज देखें यहाँ पे, तो आपने क्या किया है, हायर आइसोटॉप से सब्स्टिट्यूट किया है, लोअर आइसोटॉप को हायर आइसोटॉप से सब्स्टिट्यूट किया है। तो अगर आप रिड्यूस्ड मास इंक्रीज करते हैं, रिड्यूस्ड मास इंक्रीज करने से हमें पता है बी की वैल्यू डिक्रीज ही होगी, तो आपको 4 ऑप्शंस में से 2 तो आप यही सोच के एलिमिनेट कर सकते हो कि मेरा B2 है, अगर मैंने उसको हायर आइसोटॉप से रिप्लेस करा है तो B की वैल्यू 2 से लेस ही आनी चाहिए। सो कंसीडरिंग ऑल दोस कंडीशंस, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, बाकी 2 को आप कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं, ओके, बिकॉज 2 ऑप्शंस अगर एलिमिनेट होते तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, फिर आप रफली भी कर सकते हैं टू गेट एन अप्रॉक्सीमेट आइडिया कि आंसर क्या हो सकते हैं, ओके। सो दैट्स अबाउट टुडेज वीडियो, इसमें हम इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, उसमें आपको मैं और क्वेश्चंस डिस्कस करवाऊंगी, दैट विल बी बिलोंगिंग टू इनऑर्गेनिक और फिजिकल पार्ट, दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस, ओके, स्टे ट्यून।